आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। भारत में डायन प्रथा, विच हंटिंग, लिंग भेद, वर्ग, जातिगत कमजोरियों को उजागर करती है। यह व्यापक शोध रिपोर्ट पूरे भारत में डायन प्रथा की ऐतिहासिक जड़ों, अनुभवजन्य वास्तविकताओं, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत प्रतिक्रियाओं का एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। डायन प्रथा प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अकथनीय घटनाओं के लिए एक मूर्त बलि का बकरा प्रदान करती है। ब्रिटिश प्रशासन ने डायन प्रथा को एक बर्बर और असभ्य प्रथा मानते हुए उस आधिकारिक तौर पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर महिला के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला तो उन्हें बरी कर दिया जाता था। आदिवासी समुदाय के बीच यह धारणा पल रही थी कि ब्रिटिश शासन में डायनें खूब फल फूल रही हैं। 2001 में दिए गए विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि छोटा नागपुर पठार 1857 का विद्रोह और आदिवासी समुदायों के बीच पहला सामूहिक डायन शिकार था। असम के मोरी गांव से सर्वप्रथम इस प्रथा का आरंभ हुआ। यह गांव काले जादू का केंद्र माना जाता है। डायन प्रथा अंधविश्वास जनित प्रथा है कि किसी महिला में प्राकृतिक रूप से इतनी शक्ति आ जाती है कि वह किसी को भी अहित करने की क्षमता रखती है। डायन बनाने की शुरुआत भी परिवार की महिलाएं ही करवाती हैं। उस महिला का मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया जाता है। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा का प्रयास करता है उसे भी क्रूर हिंसा का शिकार होना पड़ा। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से शोषण होता है और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। असम, झारखंड, उड़ीसा एवं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। फसल का कम होना, बच्चा बीमार होना, संतान विहीन होना, आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं, उस महिला को डायन घोषित कर दिया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी महिलाओं को जोड़ दिया जाता है। जिन महिलाओं ने अपने घरों में सामाजिक पूंजी और थोड़ी सी मुखरता प्राप्त कर ली या थोड़ी सी आर्थिक स्थिरता जमा ली है, उन्हें अक्सर पितृसत्तात्मक और सामाजिक यथास्थिति के लिए अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा जाता है। असम में ये बोरो रांभा आदिवासी महिलाओं जो चाय बागान में काम करने वाली होती हैं, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राज्य का विकासात्मक लाभों से वंचित किया जाता है। संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान नहीं की जाती है। राजस्थान के आदिवासी समुदाय में भी यह प्रथा काफ़ी हद तक प्रचलित है। डायन प्रथा के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पितृसत्तात्मक कारण, संपत्ति विवाद, अशिक्षा। झारखंड में 2015 से 2020 तक 4658 महिलाओं के जीवन का अंत हो चुका है। इसके लिए सामाजिक जागृति आवश्यक है। डायन प्रथा से प्रभावित कई राज्यों में विशिष्ट निवारक कानून बनाए गए। बिहार ने प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस कानून बनाया जो 1999 में बनाया गया, जिसे 2001 में झारखंड सरकार द्वारा अपनाया गया। छत्तीसगढ़ में 2005 में, ओडिशा में 2013 में और राजस्थान में 2015 में इस तरह के कानून का पालन किया गया। इसी तरह अन्य राज्यों में भी ये नियम बनाया गया जिसे कानून का रूप दिया गया। दंड स्वरूप कुछ जुर्माना, कुछ माह का कारावास मात्र होता है। हिंसा के वैचारिक वास्तुकार लगातार न्याय से बचते हैं। असम सरकार ने असम विच हंटिंग एक्ट 2015 में तैयार किया, जिसे 2018 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। किसी को डायन कहने पर 7 साल की सजा निर्धारित की। कलंक पीड़िता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर आजीवन कारावास की सजा भी निर्धारित की। झारखंड की अपेक्षा असम का ये कानून अधिक सख्त है। भारत में डायन प्रथा का उन्मूलन केवल संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। इस हिंसा का मुकाबला करने के लिए एक समय बहुआयामी राजनीति की आवश्यकता है। ओझा एवं मिली भगत वाले लोगों के लिए गंभीर और गैर जमानती दंड अनिवार्य करने के लिए एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। पीड़ितों को
पुनर्स्थापना हेतु आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और उन्हें भीषण गरीबी से बचाया जाए। राज्य सरकारों को आदिवासी, ग्रामीण और चाय बागान की बेल्ट में स्वास्थ्य सेवा के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर शिक्षा से जोड़ा जाए। महिला समता सोसाइटी जैसे स्थानीय महिला समूहों को वित्त रूप से सशक्त बनाना भी आवश्यक है, जैसा कि असम में किया गया है। अंधविश्वासों को दूर करने, भीड़ की हिंसा को दूर करने में स्थानीय पुलिस दलों की अपेक्षा महिलाओं को नेतृत्व वाले नागरिक हस्तक्षेप बहुत प्रभावी होंगे। महिलाओं को अपने उत्थान के लिए स्वयं भी संकल्प लेना आवश्यक है। बिहार की छुटनी देवी इसका जीता जागता उदाहरण है। एक रात, आधी रात को वह अपने बच्चों को साथ लेकर घर छोड़कर भाई के घर चली गई। वह भी डायन समस्या से पीड़ित थी, महिला थी, इसलिए सहायता हेतु आज वह अपनी समस्या को समझकर अन्य महिलाओं की सहायता कर रही है, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राम कोविंद द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इतिहास का निर्माण कभी भी तटस्थ या वस्तुनिष्ठ शून्यता में नहीं होता। यह अनिवार्य रूप से सत्ता, नियंत्रण और ज्ञान मीमांसीय आधिपत्य का एक साधन है। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने शासन को सुदृढ़ किया, तो औपनिवेशिक प्रशासकों, मानव विज्ञानियों और मिशनरियों ने जानबूझकर भारत की स्वदेशी संस्कृतियों और मान्यताओं को बर्बर, पिछड़ा, जंगली और अंधविश्वासी के रूप में चित्रित करने के लिए एक व्यवस्थित और संस्थागत विमर्श का निर्माण किया। इस सभ्यता के मिशन को वैचारिक और नैतिक रूप से वैध ठहराने के लिए जिन प्रमुख तर्कों और सामाजिक बुराइयों का रणनीतिक उपयोग किया गया, उनमें सती प्रथा और डायन शिकार जैसी प्रथाएं सबसे प्रमुख थी। ब्रिटिश विमर्श ने इन प्रथाओं को भारतीय समाज के स्वाभाविक नैतिक पतन और सभ्यतागत पिछड़ेपन के निर्विवाद के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। ये तर्क देते हुए कि भारतीयों को शासन करने और उन्हें सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिश हस्तक्षेप एक ईश्वरीय आवश्यकता थी। हालांकि इस संपूर्ण औपनिवेशिक विमर्श का सबसे गहरा, अंधकारमय और विडंबनापूर्ण पाखंड इस तथ्य में निहित था कि जिन ब्रिटिश अधिकारियों और विचारकों ने भारतीयों को उनके अंधविश्वासों और प्रथाओं के लिए बर्बर करार दिया, उनका अपना यूरोपीय और विशेष रूप से ब्रिटिश इतिहास डायन शिकार और महिलाओं की सामूहिक हत्याओं के मामले में कहीं अधिक क्रूर, संस्थागत और रक्त रंजित था। आधुनिक प्रारंभिक यूरोप लगभग 1750 ईस्वी तक में राज्य धर्मनिरपेक्ष अदालतों और चर्च द्वारा समर्थित सुनियोजित अभियानों के लगभग 1 लाख लोगों पर जादू टोने का औपचारिक मुकदमा चलाया गया। उनमें से 40,000 से 60,000 तक लोगों को, जिनमें 80% से अधिक महिलाएं थीं, बेरहमी से उन्हें मार डाला गया। इसके विपरीत भारत में डायन शिकार मुख्य रूप से स्थानीयकृत और गैर संस्थागत और सामुदायिक भय या पितृसत्तात्मक तनावों से प्रेरित था, जिसे कभी भी उस पैमाने पर या राज्य या धार्मिक ग्रंथों का संस्थागत समर्थन प्राप्त नहीं था जैसा कि यूरोप में था। अब हम फ्रांस और दक्षिणी यूरोप की न्यायशास्त्रीय विभिन्नताओं के विषय में बात करते हैं। पेरिस की संसद का अधिकार था कि जिसने अक्सर मृत्युदंड के अंधाधुंध उपयोग को सीमित किया। 1624 के एक कानून ने यह अनिवार्य कर दिया कि सभी स्थानीय जादू टोना वाक्यों की पुष्टि पेरिस की संसद द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें मुकदमों में काफ़ी कमी आई। हालांकि पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, जैसे लॉरेन और फ्रेंच कामटे, जो पवित्र रोमन साम्राज्य से प्रभावित हैं, में गंभीर डायन शिकार हुए, जहाँ 17वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में सैकड़ों महिलाओं को जला दिया गया। 1682 में राजा लुई 14वें ने एक फरमान में कहा कि जादू टोने को अलौकिक अपराध के बजाय धोखाधड़ी वाला जादू परिभाषित करके इन समुदायों का काफ़ी हद तक अंत कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि स्पेन, इटली और पुर्तगाल जैसे दक्षिणी यूरोपीय देशों में, जहां रोमन और स्पेनिश मजबूत थे, डायन मुकदमों की संख्या और मृत्यु दर काफ़ी कम थी।
इन संस्थाओं को जादू टोनों के शैतानी दावों की सत्यता पर संदेह था। उनके लिए डायनों का विश्राम दिन जैसी अवधारणाएं कैथोलिक धर्मशास्त्र के लिए विश्वसनीय नहीं थी। परिणाम स्वरूप स्पेनिश और इतालवी प्रायद्वीपों में धर्मनिरपेक्ष अदालतों द्वारा क्रूर यातनाओं और मृत्यु दंड को सीमित कर दिया गया। पूर्वी यूरोप विलंबित लेकिन हिंसक उत्पीड़न। पूर्वी यूरोप विशेष रूप से हंगरी और पोलैंड में डायन शिकार पश्चिमी यूरोप की तुलना में बाद में शुरू हुआ, लेकिन यह लंबे समय तक चला। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के शुरुआत में जब पश्चिमी यूरोप में प्रबोधन और पकड़ रहा था, तब पूर्वी यूरोप में डायन शिकार अपने चरम पर था। यह एक ऐसा समय था जब दो क्षेत्र युद्धों, अकाल, प्लेग और विद्रोह के कारण सर्वनाश जैसी स्थितियों का सामना कर रहे थे। इन आपदाओं के स्पष्टीकरण के रूप में जनता ने जादू टोनों को जिम्मेदार ठहराया। हंगरी में डायन शिकार का सबसे तीव्र चरण 1690 और 1750 के बीच था, जिसमें 1728 के स्वेडलैंड मुकदमों जैसी घटनाएं शामिल थी, जहां 13 लोगों को दाव पर जला दिया गया था। यहाँ की एक विशेषता यह है कि मुकदमों में सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल थे और अक्सर पूर्व ईसाई बुत परस्त समानवादी आंकड़ों को शैतानी प्रथाओं के रूप में गलत समझा गया। पोलैंड में हालांकि जादू टोने को अंततः 1776 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, फिर भी स्थानीय अदालतों ने अक्सर कानूनों को अनदेखी की और 19वीं सदी की शुरुआत में डायनों की हत्याएं और लिंचिंग जारी रही। यातना के क्रूर तरीके और लिंग व वर्ग की भूमिका। एक बार पहचान होने के बाद आरोपी महिलाओं पर सामुदायिक द्वारा गंभीर अत्याचार किए गए। औपनिवेशिक अभिलेखों पर भारतीय संदर्भ में की जाने वाली यातनाओं की कई क्रूर विवरण हैं। औपनिवेशिक काल में विच हंटिंग अभिलेखों में भारतीय संदर्भ में दी जाने वाली यातनाओं के कई क्रूर विवरण हैं। यह एक आम सजा थी। एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार आरोपी महिला को बिना किसी बचाव के अक्सर वे पकड़ लिया जाता, उनकी आंखों में लाल मिर्च का पेस्ट ठूंसकर पट्टी बांध दी जाती और उसे पेड़ की शाखा से उल्टा लटकाकर नीचे आग जला दी जाती ताकि वे झुलसकर अपना अपराध कबूल कर ले। 1849 में राजस्थान के छपरा गांव की यूलल नामक एक महिला की त्रासदी ब्रिटिश अभिलेखों में दर्ज है। यूलल पर आरोप था कि उसकी बुरी नज़र कुबला नामक एक ग्रामीण पर पड़ी, जो बीमार हुआ और 11 दिन बाद मर गया। गांव के नेताओं ने यूलल को पकड़ने से पहले ही उसकी संपत्ति और सामान को आपस में बांटने का फैसला कर लिया। यूलर की आंखों में मिर्च का लेप रगड़ा गया और उसे पेड़ से बांध दिया गया। उसी रात भयानक यातनाओं के कारण उसकी मौत हो गई। एक अन्य प्रलेखित मामले में 1886 में कुनकू नामक एक बुजुर्ग महिला को अपना अपराध कबूल करने के लिए उबलते तेल में उसके हाथ डालने के लिए मजबूर किया गया और कई दिन तक उल्टा लटकाए रखा, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। संस्थान समुदाय में कभी कभी यातनाएं यूरोप से भी भिन्न भिन्न रूप से विभत्स से डायनों को अक्सर मानव मल खाने और खून पीने के लिए मजबूर किया जाता था, फिर उन्हें आग में फेंक दिया जाता था। यूरोप ने डायन शिकार के नाम पर 60,000 महिलाओं को राज्य और चर्च द्वारा प्रायोजित सुनियोजित अभियानों में जिंदा दांव पर जलाया। यह संख्या भारत में सती और डायन शिकार से होने वाली मौतों से किसी भी तत्कालीन अनुमानों से कई गुना अधिक थी। ये असमानता केवल सांख्यिकी नहीं, यह इस बात का क्लासिक प्रतीक था कि सत्ता के उपकरण के रूप में इतिहास को कैसे गढ़ा और इस्तेमाल किया गया। जब यूरोप में ब्लैक डे, आर्थिक उथल पुथल और धार्मिक सुधार के दौर में दाइयों, लोक चिकित्सकों और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को कानूनी अदालतों द्वारा संस्थागत तरीके से यातनाएं देके मारा जा रहा था और उन्हें कानूनी विचार विमर्श से भी दूर किया जा रहा था।
सत्ता का प्रतिरोध और 1857 का विद्रोह, डायन शिकार का राजनीतिकरण। अंग्रेजों ने 1840 और 1860 के दशक में बीच शिकार को प्रतिबंधित करने के लिए कानून और आदेश लागू किए। पूर्वी भारत और मध्य प्रांतों में कैप्टन थॉमस विलिकिंसन और E.T. टालसन जैसे अधिकारियों ने सोखिज्म डायनों को ढूंढने की प्रथा पर सख्त प्रतिबंध लगाया। विलिंगसन 1837 में अस्पतालों की स्थापना की, यह तर्क देते हुए कि आधुनिक चिकित्सा ही बीमारियों का इलाज है, न कि ओझा द्वारा डायनों की हत्या। डाल्सन ने तो किसी ओझा से परामर्श करने को भी एक दंडनीय अपराध बना दिया। औपनिवेशिक कानूनों के खिलाफ आदिवासी का मोहभंग और दोहरा अगलाव। यद्यपि ब्रिटिश प्रशासन ने इस प्रतिबंधों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए परोपकारी कदम माना, लेकिन आदिवासी समुदायों ने इसे इसका पारंपरिक ब्रह्मांड विज्ञान और जीवन शैली और न्याय प्रणाली में एक सीधे और विनाशकारी हस्तक्षेप के समुदायों ने मैं इसको फिर से करती हूँ। यद्यपि ब्रिटिश प्रशासन ने इस प्रतिबंधों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक परोपकारी कदम माना, लेकिन आदिवासी समुदाय ने इसे उनके पारंपरिक ब्रह्मांड विज्ञान जीवन शैली और न्याय प्रणाली में सीधे और विनाशकारी हस्तक्षेप के रूप में देखा। 19वीं शताब्दी के अंत तक आदिवासी जीवन में बड़े बदलाव आ रहे थे। भीलों और अन्य जनजातियों को वन विभाग ने नए नियमों के आगे झुकने और उनका पारंपरिक जीवन शैली छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आदिवासियों का एक दोहरा अगलाव हुआ। उनका पहला उनकी अपनी भूमि से और दूसरा उनके स्वदेशी ब्रह्मांडीय मान्यताओं से जो दुर्भाग्य को अर्थ देती थी दूर किया। अब स्थानीय एवं पुरानी देवियों और मान्यताओं की शक्ति क्षीण होती हुई प्रतीत हुई और मजबूत अंग्रेजी देवता अजनबी लगे। और इस धार्मिक और सांस्कृतिक भटकाव के बीच में जब भी कोई बीमारी या अकाल पड़ता, आदिवासियों ने पाया कि उनके पास दुर्भाग्य को समझाने के लिए कोई साधन नहीं बचा। ऐसे में डायन की अवधारणा पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरी। आदिवासियों ने जैसे कि संथाल हो जनजातियों ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश प्रतिबंधों के कारण डायनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, क्योंकि औपनिवेशिक राज्य उन्हें खत्म करने से रोक रहा है। ब्रिटिश कानून इसके लिए सुरक्षा नहीं बल्कि बुराइयों को संरक्षण देने वाला यंत्र बन गया। यूरोपीय डायन मुकदमों के दौरान महिलाओं को शैतान का एजेंट माना गया। इसके विपरीत औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वयं को भारतीय महिलाओं, जिसमें सती और डायन शिकार पीड़िता विशेष रूप से हैं, उनके लिए रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। जब ब्रिटिश संसद ने अंततः 1736 के जादू टोना अधिनियम के माध्यम से अपने देश में डायन मुकदमों को समाप्त किया था, तो वे इसे अपनी वैज्ञानिक प्रगति मानकर गर्वित हुए। लेकिन जब उन्होंने 1840 के दशक में भारत में इसे रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने इसका श्रेय अपनी संस्थागत श्रेष्ठताओं को दिया। वे ये भूल गए कि उनके अपने पूर्वजों ने उनसे कुछ दशक पहले तक कितनी क्रूरता की थी। समकालीन परिदृश्य, वैश्विक डायन शिकार मनोवैज्ञानिक प्रभाव। डायन शिकार का इतिहास केवल अतीत की बात नहीं है, यह 21वीं सदी में भी दुनिया में कई हिस्सों में एक जीवंत और भयानक वास्तविकता है। यद्यपि यूरोप ने 18वीं सदी के अंत तक जादू टोनों के मुकदमों को समाप्त कर दिया था, लेकिन आज कैमरून, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, घाना, पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों में आधुनिक डायन विज्ञान बड़े पैमाने पर जारी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2019 के बीच 60 देशों में कम से कम 20,000 डायनों की हत्या की गई और वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर दर्ज नहीं किए जाते हैं। भारत में विशेष रूप से असम, झारखंड जैसे राज्यों में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डायन प्रथा आज भी मौजूद है। असम में 2006 से 2012 के बीच
डायन शिकार के 105 से अधिक मामले दर्ज किए गए। जो महिलाएं डायन शिकार से बच जाती हैं, जैसे कि झारखंड की पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो या असम की बिरुबाला राभा, जो अब अन्य महिलाओं को बचा रही हैं, वे जीवन भर गहरे मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करती रहीं। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एक समर्थित एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार डायन शिकार की शिकार महिलाएं तीव्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, सामाजिक शर्म, कलंक और अवलाद का अनुभव करती हैं, जो एक प्रकार का स्थायी लैंगिक और सामाजिक भेदभाव है। इस ऐतिहासिक अन्याय के प्रति जागरूकता अब धीरे धीरे पश्चिमी देशों में भी आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर स्कॉटलैंड की तत्कालीन प्रथम मंत्री निकोला स्टर्टन ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जादू टोना अधिनियम के तहत आरोपी और मारे गए लोगों के लिए स्कॉटिश सरकार की ओर से आधिकारिक राष्ट्रीय क्षमा याचना की। इस प्रकार के ऐतिहासिक दोषमुक्त आंदोलन स्लेंग डायन मुकदमों के संदर्भ में अमेरिका और यूरोप के अन्य हिस्सों में भी देखे गए हैं, जो ये स्वीकार करते हैं कि अतीत का युग महिलाओं के खिलाफ था एक संस्थागत अपराध था। निष्कर्ष यह है कि यूरोप और भारत में डायन प्रथा का विस्तृत इतिहास एक ऐसा शक्तिशाली आईना है जो यह दर्शाता है कि कैसे ज्ञान, विमर्श और इतिहास का निर्माण सत्ता के साम्राज्यवादी हितों की सेवा के लिए किया जाता है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप ने एक भयंकर और खौफनाक संस्थागत नरसंहार देखा, जिसमें 60,000 से अधिक महिलाओं को कानूनी और धार्मिक वैधता के साथ जिंदा जला दिया गया, जिसका मूल कारण सामाजिक उथल-पुथल और धार्मिक बाजार की प्रतिस्पर्धा थी। फिर भी 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में कदम रखा तो उन्होंने अपनी इस खूनी और भयानक ऐतिहासिक विरासत को सुविधाजनक रूप में भुला दिया। भारत में डायन शिकार की जो स्थानीय अंधविश्वास, ओझाओं का विकेंद्रीकरण, तंत्रों और सामाजिक तनावों पर आधारित था, निश्चित रूप से पितृसत्तात्मक हिंसा का एक क्रूर रूप था। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक विमर्श ने इसे जिस रूप में प्रस्तुत किया वह पूरी तरह से ज्ञान मीमांसीय श्रेष्ठता स्थापित करने की एक सुनियोजित राजनीतिक परियोजना थी। उन्होंने भारत के अंधविश्वासों को स्वाभाविक बर्बरता का अकाट्य प्रमाण बताया, ताकि वे अपने आर्थिक शोषण, संसाधनों की लूट और साम्राज्यवादी नियंत्रण को एक महान सभ्यता के मिशन में चमकदार चोले में छिपा सके। जो साम्राज्य अपने ही घरों में हजारों महिलाओं की राख और चीखों पर खड़ा हो, उसने भारत में महिलाओं के रक्षक होने का स्वांग रचा। इस पाखंड का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश कानूनों ने आदिवासी समाजों को उनके अपनी संस्कृति और भूमि से उस हद तक विस्थापित कर दिया कि 1857 के विद्रोह के दौरान वही डायन प्रथा, जिसे खत्म करना चाहते थे, ब्रिटिश सत्ता और उनके कानूनों के खिलाफ सबसे तीव्र उप सांस्कृतिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। अंततः डायन प्रथा ये एक तुलनात्मक इतिहास केवल अंधविश्वास या जादू टोने की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि जब इतिहास विजेताओं और शोषकों द्वारा लिखा जाता है तो वस्तुनिष्ठ तथ्यों का नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी पाखंडों का वैचारिक आधिपत्य का निर्माण करता है। इन सब बातों को देखने के पश्चात इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ मैं कि भारत में जो भी ये घटनाएं हुई हैं, ये कोई संवैधानिक दृष्टि से परिलक्षित नहीं है, जबकि ब्रिटिश में तो एक कानून के अंतर्गत ये कार्य किए जाते थे। भारत ऐसा देश है जिसने गलत काम के लिए कभी भी कोई कानून नहीं बनाया है। तो हमें फिर भी शिक्षा को माध्यम बनाकर इस बुराई का अंत करने का प्रयास करना चाहिए। कई नाम आए हैं जो महिलाएं पीड़ित थी, आज वो अपना एनजीओ चलाकर दूसरी महिलाओं की जीवन की रक्षा कर रही हैं और इस प्रयास में पूरे समाज को उनका साथ देना चाहिए।
और आदिवासी क्षेत्रों में जो गिने चुने इक्के दुक्के केस होते हैं, हो रहे हैं वो, लेकिन उन्हें ख़त्म करने का प्रयास हमें पूरा करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा सशक्त माध्यम मैं शिक्षा को मानती हूँ। मैं उनको एक धारा के साथ जोड़ना चाहिए ताकि ये समस्या, ये कुप्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तभी भारत उज्जवल बनेगा, तभी वो विकसित देश कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।